दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर आज हम आपको ऐसे 12 महाठगों की कहानी बताएंगे जो पुलिस और फाइनेंस कंपनियों को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपया छापते थे। लेकिन आखिरकार ये लोग पकड़े गए हैं। कहां और कैसे हुई ये घटना और किस तरीके से पूरी ठगी को ये लोग अंजाम देते थे, बताएंगे आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी घटना बताई, ये घटना उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ ठगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है और इसका जो भांडाफोड़ किया है वो यूपी की नोएडा पुलिस ने किया है। खास करके सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन है नोएडा के अंदर, उन्होंने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 25 अक्टूबर 2020 इतवार के दिन ये पूरा जो भांडाफोड़ हुआ इस गैंग का, 12 लोगों का ये गैंग था। और इसके साथ नोएडा पुलिस के साथ साथ उनकी एक स्पेशल ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइज्ड एंटी ऑटो थेफ्ट टीम, यानी कि जो गाड़ियां चोरी होती हैं सिर्फ उसी को पकड़ने के लिए, उन चोरों को पकड़ने के लिए एक खास तरह की टीम बनाई गई थी। उस टीम ने और नोएडा पुलिस ने मिलकर ये इस गैंग का भांडाफोड़ किया है। और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो गैंग है वो ऑपरेट करता था, किस तरीके से फाइनेंस कंपनियां और पुलिस को और यहां तक कि अदालत को भी बेवकूफ बनाने का, चीट करने का, ठगने का ये काम करते थे ये लोग। ये जब पूरी घटना ट्रांसपोर्ट टीवी के संज्ञान में आई तो उसके बाद हमारी टीम ने नोएडा के एडीसी हैं रणविजय सिंह, उनके साथ बातचीत की और उन्होंने पूरी घटना जो थी तफसील के साथ ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को बताई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी छपी हैं इस घटना को लेकर, लेकिन काफ़ी गलतियां हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर। तो जो बात हुई हमारी एडीसी रणविजय सिंह जी से, आपको बताते हैं उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि बड़ी सिंपल तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे। सबसे पहले कुछ गाड़ियां खरीद लेते थे, नई हो पुरानी हो, गाड़ियां खरीद ली और उसका फाइनेंस करवा लेते थे। जैसे ही 2-3 किश्तें भरी उसके बाद ये इन गाड़ियों को छुपा देते थे। जी हाँ, और छुपाने के बाद जाते थे सीधा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर कहते थे कि हमारी जो गाड़ियां थी वो चोरी हो गई हैं, आप एफआईआर दर्ज कर लें। अगर तो पुलिस ने सीधी सीधी एफआईआर दर्ज कर ली 1-2 दिन में तब तो ठीक है, नहीं फिर बाकायदा कोर्ट जाते थे और कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर लाते थे और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद 2-3 महीने के बाद पुलिस जो है उनको नो ट्रेसिंग की रिपोर्ट देनी पड़ती थी, क्योंकि गाड़ियां तो इनके पास ही थी, गाड़ियां तो खुद ही छुपाई थी, तो पुलिस कैसे ढूंढ लेगी उनको। तो पुलिस को आखिरकार कुछ महीनों के बाद नो ट्रेसिंग की रिपोर्ट देनी पड़ती थी कि हम भाई उन गाड़ियों को ढूंढ नहीं पाए। तो नो ट्रेसिंग रिपोर्ट आने के बाद इनका स्टेप नंबर 2 शुरू होता था। उसके अंतर्गत ये करते थे कि इंजन नंबर, चेसी नंबर वगैरह चेंज कर देते थे और जो बॉडी थी गाड़ी की उसका पेंट वगैरह चेंज कर दिया। और उसके बाद पंजाब पहुंचते थे ये लोग और पंजाब के अंदर इनके जो साथी थे 4 लोग बताए जा रहे हैं बठिंडा के, और उन लोगों का काम होता था फर्जी आरसी बनाना, फर्जी कागजात तैयार करना उस गाड़ी के। तो इस तरीके से उस पूरी जो गाड़ी थी उसको एक नया रूप दे दिया जाता था और फिर इन गाड़ियों को बेच दिया जाता था और उनसे जो कमाई होती थी वो सीधी सीधी इनकी जेब में जाती थी। और इस तरीके से फाइनेंस कंपनी, पुलिस, अदालत सबको इस तरीके ये ठग लेते थे और इस तरीके से ये कमाई करते रहे। कुल 12 लोग जैसे मैंने आपको बताया इसमें शामिल थे। 8 लोग यूपी के हैं और 4 लोग पंजाब के बठिंडा से हैं। जो यूपी के 8 लोग हैं वो सभी के सभी जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ: शकील अहमद, शाहनवाज, जियाउल हक, हरीश नागर, सागर चौधरी, वसीम राणा, हरवन अली और इंदरपाल सिंह। तो ये 8 लोग इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं और जो 4 लोग पंजाब के हैं, बठिंडा के हैं, जो फर्जी आरसीआं बनाते हैं वो अभी तक फरार हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। बठिंडा का ये जो कांड है पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं पंजाब के अंदर भी जहां पर फर्जी आरसीआं बनी हैं और उनका कोई ना कोई लिंक बठिंडा से जरूर होता है। ये पंजाब पुलिस की कमजोरी है कि आज तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ये कौन लोग हैं जो फर्जी आरसीआं बनाते हैं और इंटरस्टेट लेवल पर ये लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ यूपी के इन लोगों के लिए आरसीआं बनाते हो सकता है कि बाकी जहां पर और भी क्रिमिनल्स हो सकते हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर बाकी भी गैंग्स हो सकते हैं जिनको ये फर्जी आरसीआं सप्लाई करते हो। निश्चित तौर पर इन लोगों का पकड़े जाना बेहद जरूरी है। अब आपको मैं ये भी बताता हूं कि आखिरकार ये लोग पकड़े कैसे गए। असल में ये लोग खुद ही अपने जाल में फंस गए। इतने बार इन्होंने ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी थी वो रिपीट कर दी। गाड़ी को फाइनेंस करना, छुपा देना, फिर एफआईआर दर्ज करवा देना, ये लगातार इसी तरीके से करते रहे। हालांकि हर बार ये कोशिश करते थे कि पुलिस स्टेशन जो है वो चेंज हो जाए,
लेकिन पकड़े जाने का मुख्य वजह ये रही कि सारे जो इन्होंने कांड किए, ज़्यादातर एफआईआर दर्ज करवाई वो नोएडा के अंदर ही करवाई, और जो भी चोरी का जो डेटा होता है वो एक जगह कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है कि भाई पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में 1 महीने में या 2 महीने में या पिछले साल में कितनी चोरियां हुई, कितनी गाड़ियां चोरी हुई। तो जब वो डेटा वहां पर कलेक्ट हुआ तो पुलिस को ये शक हो गया कि ये कुछ चंद लोग हैं जो बार बार हर 1-2 महीने के बाद आते हैं और चोरी की रिपोर्ट लिखा के चले जाते हैं। ऐसा क्या है कि सिर्फ इन्हीं की गाड़ियां चोरी हो रही हैं और बार बार चोरी हो रही हैं। और यहाँ इस हद तक ये लोग जाते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं स्पेशली एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो पुलिस को शक था इन लोगों के ऊपर, और ऊपर से ये लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो वहां पर एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, उल्टा पुलिस ने इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इनसे पूछा कि नई गाड़ी तो छोड़ो, पहले पुरानी गाड़ी के बारे में बताओ कि जो फलां गाड़ी थी वो कैसे चोरी हुई थी, दूसरी गाड़ी कैसे चोरी हुई थी, कहां पर पार्किंग थी, कैसे आपको पता चला कि गाड़ी चोरी हो गई। तो इस तरीके जब सवाल जवाब किए तो ये लोग खुद ही अपने जाल के अंदर फंस गए, क्योंकि झूठ की एक दिक्कत ये होती है कि बंदा खुद भूल जाता है कि मैंने क्या झूठ बोला था, और इतने बार झूठ बोलना, तो खुद ही अपने जाल में ये लोग फंस गए। और पुलिस ने इन लोगों को वहीं पर अरेस्ट कर लिया और पूरे जो गैंग का भांडाफोड़ हो गया, और इन लोगों ने अपना जो पूरा क्राइम था वो मान लिया कि इस तरीके से हम ये सब कुछ कर रहे थे और इस तरीके से ये पैसे कमा रहे थे। बताइए। जी मैंने सर वही जो गैंग पकड़ा गया है नोएडा में, तो सर आप कैसे ये सूचना पहुंची कि लाइक ऐसा कुछ गैंग हम लोग के पास एक्चुअली जब इनके एफआईआर के लिए लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे ना यहाँ वहाँ जी, तो हम लोग को डाउट हुआ कि एक ही आदमी गाड़ी इतनी बार कैसे चोरी हो सकती है। जी जी, ये या साल 2 साल के बाद फिर वो एक तरह से करा रहा है ये काम। आज इस थाने में कराया, कल दूसरे थाने में करा लिया जी। तो ये सब चीजें, और ज्यादातर जो एफआईआर हो रही थी वो कोर्ट्स के आदेश से हो रही थी, कोर्ट्स ऑर्डर से हो रही थी। जी जी, मीनिंग देयर बाय दैट व्हेन दे यूज्ड टू गो टू द थाना, it was generally refused by the thana because after questioning as to what happened to the vehicle, where did you park and all, so they were not able to answer those questions. जी, So instead they used to go to the court, they used to approach the court for getting the order for FIR. तो courts का process किया और अपना FIR करने आदेश करा लिया जी। थाना cannot refuse registration of FIR ordered by the court जी। yes. तो अभी सर ये आपको क्या लगता है कि कितने टाइम से ये लोग ऐसा कर रहे होंगे और कितनी गाड़ियों का स्कैम ये लोग कर चुके हैं? 3-4 साल से ही चल रहा है गैंग, और मुझे जहाँ तक याद है ये गैंग पिछले 7-8 साल से एक्टिव है। इस गैंग को मैंने पकड़ा है, इसमें हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, तो अरेस्ट किया है, 4 और बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नोएडा पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है, उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाई। लेकिन यहाँ पर एक काम शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का है कि जो चोरियां हो रही हैं, इतनी आसानी से ये लोग चोरियां करते हैं और गाड़ियों के चेसी नंबर बदल देते हैं और फिर बेच देते हैं या रीफाइनेंस करा देते हैं। इस चीज़ को रोकना होगा। आप देखिए कि पूरा कंप्यूटरीकरण हो गया है ट्रांसपोर्ट विभाग का। वाहन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जहां पर पूरी डिटेल गाड़ियों की चढ़ती है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो इस कंप्यूटरीकरण का पूरा फायदा जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इसके अलावा चोरियां रोकने के लिए सरकार कई साल पहले HSRP नंबर प्लेट्स लेके आई, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। उनका भी मकसद यही था कि चोरी नहीं होंगी गाड़ियां, किसी भी और गाड़ी के ऊपर कोई भी और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लग पाएगा। लेकिन वो भी सरकार की जो स्कीम थी फेल हो गई। मैं हैरान इस बात से हूं कि जिस देश ने चंद्रयान बना लिया, मंगलयान बना लिया, वो एक चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखने का एक ऐसा फूल प्रूफ मेथड नहीं ढूंढ पाया कि भाई इस तरीके से इंजन नंबर लिखो या चेसी नंबर गाड़ी के ऊपर लिखो, पंच करो कि वो चेंज ना हो सके। ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, हैरानी की बात है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, गाड़ियां बनाते हैं, वो भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक बहुत ही पुराना 30-40 साल पुराना एक मेथड है चेसी नंबर इंजन नंबर लिखने का, वही आज की डेट में चल रहा है और वो चोरों ने बिल्कुल मास्टर कर लिया है कि उसको कैसे चेंज करना है, कैसे कॉपी करना है। तो अगर हम चेसी नंबर और इंजन नंबर को ही ऐसा बना दें गाड़ियों के ऊपर कि वो चेंज ना हो सके, तो 70-80% जो चोरियां हैं वो रुक सकती हैं। बहुत पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर इसी बात को लेकर हमने एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी कि अगर उसका इस्तेमाल हो तो चोरियां बिल्कुल रुक सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई खास काम देश में हुआ नहीं। उस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि आज की डेट में क्या होता है कि चेसी नंबर इंजन नंबर सिर्फ एक जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से वो नंबर गाड़ी के अंदर हजारों जगह पर लिखा जाता है। तो चोरों के लिए यह संभव ही नहीं हो पाता कि उसको हर जगह से वो मिटा पाएं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। और अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे।
लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।